आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बजट 2024-25 ये वो फाइनेंशियल मास्टर प्लान है जिससे पूरा देश चलता है। जैसे हम मंथली बजट बनाते हैं वैसे ही सरकार देश के लिए हर साल एक बजट प्लान बनाती है। मान लीजिए अगर सरकार को एजुकेशन में बूस्ट करना है तो वो एक्स्ट्रा पैसा एलोकेट करेगी स्कूल्स और कॉलेजेस में, और अगर हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना है तो हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करेगी। तो बेसिकली बजट एक ऐसा रोड मैप है जो डिसाइड करता है कि देश का पैसा कहाँ जाएगा और क्यों। ये हमारे डेली लाइफ को सीधा इफेक्ट करता है और देश के ओवरऑल ग्रोथ को भी शेप करता है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप समझ पाओ कि बजट हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और सरकार हमारे टैक्स का पैसा इस साल कहाँ खर्च करेगी। She said the budgets will need to focus clearly on 4 key pillars. One will be poor, the other one will be farmer, the third one will be the youth of the country, and the fourth will be the women of the country. तो ये बजट से आम चुनाव जो होने वाला है इस साल, ये आम चुनाव में आम लोगों को लुभाने की बजट है और कुछ नहीं है। Fastest growing economy is not a badge of honor. देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। भारत अब आगे बढ़ चुका है, यही समय है, सही समय है। ये अंतरिम बजट जो है यकीनन इस सरकार का आखिरी बजट है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 112 के मुताबिक एक साल के यूनियन बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें सरकार को ये एस्टिमेट देना होता है कि टैक्स से उन्हें कितना पैसा मिलेगा और कितना खर्च करना पड़ेगा एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। सबसे पहले हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अपने एस्टिमेट्स को तय करते हैं और अपने फाइनेंशियल नीड्स को एक्सेस करते हैं। ये प्रपोजल्स को सबमिट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बजट डिवीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन प्रपोजल्स को एनालाइज करना। फिर होती है कंसल्टेशन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड अदर मिनिस्ट्रीज ताकि बजट गवर्नमेंट के पॉलिसीज और प्रायोरिटीज के हिसाब से बने। बजट प्रेजेंटेशन से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज होता है। ये देश के इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का एनालिसिस देता है और प्रीवियस ईयर में आए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज का डिटेल प्रोवाइड करता है। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करते हैं। इसमें रेवेन्यू यानी कि सरकार के पास जो पैसा आता है हमारे टैक्स और बाकी अदर सोर्सेज से, वो एक्सपेंडिचर यानी कि सरकार ये पैसा कहाँ खर्च करेगी, यानी हॉस्पिटल्स, रोड्स और बाकी डेवलपमेंट में कितना खर्च होगा वो, और पॉलिसी इनिशिएटिव्स यानी कि सरकार कोई नई पॉलिसी लाई है इस साल देश के डेवलपमेंट के लिए वो, और साथ ही टैक्स लॉज यानी कि इस साल कितना % टैक्स आपको सरकार को देना है और क्या इसमें कोई चेंजेस हुए हैं। इन सब चीज़ों को फाइनेंस मिनिस्टर इस बजट में बताते हैं। बजट को प्रेजेंट करने के बाद दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशंस होते हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं और इसके बाद फाइनल अप्रूवल होता है। जब बजट अप्रूव हो जाता है तब गवर्नमेंट अपने पॉलिसीज और प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम डेफिसिट बजट बनाते हैं। The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. ज्यादा खर्चे और कम कमाई के गैप को सरकारी बजट का डेफिसिट कहते हैं। इस मामले पर विपक्ष के नेता अपना बयान दे देते हैं, संसद में अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवा देते हैं, लेकिन हर साल इस डेफिसिट को समझना रह जाता है। डेफिसिट बजट यानी कि जितना खर्च हम करते हैं हर साल उतना टैक्स और अदर सोर्सेज से आता ही नहीं है सरकार के पास, और हमें हर साल लोन्स लेने पड़ते हैं और इस लोन की वजह से हर साल हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा इन लोन्स के इंटरेस्ट को चुकाने में लग जाता है। खैर, इस साल के बजट को समझते हैं। इस साल का बजट बाकी सालों से अलग है क्योंकि इस साल इलेक्शंस हैं, और जब इलेक्शंस होते हैं तब फुल बजट नहीं बल्कि इंटरिम बजट प्रेजेंट किया जाता है। इंटरिम बजट एक टेम्पोररी फाइनेंशियल प्लान है जो गवर्नमेंट अपना टर्म खत्म होने और इलेक्शंस होने के पहले प्रेजेंट करती है, क्योंकि फ्यूचर गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये पता नहीं होता है। इंटरिम बजट को वोट ऑन अकाउंट भी कहते हैं। इंटरिम बजट का मेन पर्पस है गवर्नमेंट के शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर यानी कि इलेक्शंस होने के बाद नई गवर्नमेंट बनने से पहले तक के खर्चों को पूरा करने के लिए होता है। क्योंकि इंटरिम बजट लिमिटेड पीरियड के लिए होता है
इसका फोकस यूजुअली होता है गवर्नमेंट के फंक्शंस को मेंटेन करना, लेकिन मेजर पॉलिसी चेंजेस या न्यू लॉन्ग टर्म इनिशिएटिव्स इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते क्योंकि वो फ्री पीस की तरह लग सकते हैं और इलेक्शंस में वोट मांगने का एक जरिया बन सकते हैं। अब आइए समझते हैं इस साल के इंटरिम बजट को और उसमें बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। वैसे तो बहुत सारी पॉइंट्स बताई गई इस बजट में, लेकिन मैं कुछ की पॉइंट्स को ही डिस्कस करूंगा। अगर आप पूरे बजट को पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। 1 फरवरी 2024 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में बजट को प्रेजेंट किया। उन्होंने फंड्स के एलोकेशन की बात की कुछ की सेक्टर्स में, जिसमें से पहली थी रूफटॉप सोलराइजेशन एंड मुफ्त बिजली। उन्होंने कहा कि घर के छतों पे सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे 1 करोड़ घरों में और तकरीबन 300 यूनिट्स फ्री बिजली मिलेगी हर महीने। इन सोलर पैनल से लगभग 15 से 18 हजार रुपए की सेविंग्स होगी उन घरों की। Rooftop solarization and Muft Bijli. Through rooftop solarization, 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units free electricity every month. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी इससे फायदा होगा चार्ज होने में। सोलर पैनल्स को मैन्युफैक्चर करना, इन्हें लगाना और मेंटेन करना, इन सब काम में जो स्किल्ड यूथ है उन्हें रोजगार मिलेगा। आगे उन्होंने बात की हाउसिंग फॉर मिडिल क्लास। एक स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसमें मिडिल क्लास के लोगों के कुछ सेक्शंस को जो किराए के घर में या स्लम्स या चॉल्स और अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं उन्हें अपना घर खरीदने या बनवाने के लिए हेल्प किया जाएगा। Housing for middle class. Our government will launch a scheme to help deserving sections of the middle class, and I quote from Honorable Prime Minister's words, living in rented houses or slums or chawls and unauthorized colonies, unquote, to buy or build their own houses. आगे उन्होंने कहा कि और मेडिकल कॉलेजेस सेटअप किए जाएंगे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो इश्यूज को एग्जामिन करेगी और रिलेवेंट रिकमेंडेशंस देगी। सर्विकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए 9 to 14 इयर्स की गर्ल्स को वैक्सीनेशन दी जाएगी। Our government will encourage vaccination for girls in the age group of 9 to 14 years for prevention of सर्वाइकल कैंसर। मैटरनल और चाइल्ड केयर के लिए कई स्कीम्स को लाया जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 के अंडर आंगनवाड़ी सेंटर्स को अपग्रेड करने का प्रोसेस तेज किया जाएगा ताकि इम्प्रूव न्यूट्रिशन डिलीवरी, अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट हो सके। नए डिजाइन किए गए यूविन प्लेटफॉर्म को इम्यूनाइजेशन मैनेज करने के लिए और मिशन इंद्रधनुष के इंटेंसिफाइड एफर्ट्स को देश भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत हेल्थ केयर कवर को एक्सटेंड किया जाएगा सभी ASHA वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए उनका प्लान है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के खर्चे को 11.1% से बढ़ाया जाए, जिससे ये एक बड़ा अमाउंट बनेगा 11,11,111 करोड़ रुपीस। ये अमाउंट देश के GDP के अबाउट 3.4% है। 3 बड़े इकोनॉमिक रेलवे कॉरिडोर प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एनर्जी, मिनरल और सीमेंट कॉरिडोर्स, पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर्स। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि पैसेंजर्स के लिए सेफ्टी, कन्वीनियंस और कंफर्ट बढ़ा सके। उड़ान 19 स्कीम के तहत एयर कनेक्टिविटी को टायर 2 और टायर 3 सिटीज तक एक्सटेंड किया गया है। स्टेट्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स का कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करें और उन्हें ग्लोबल स्केल पे ब्रांड और मार्केट करें। डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए हमारे आइलैंड्स इंक्लूडिंग लक्षद्वीप पोर्ट कनेक्टिविटी और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प होगी। टैक्स प्रपोजल्स के मामले में कोई भी चेंजेस इस इंटरिम बजट में नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज के लिए सेम टैक्स रेट्स को रिटेन किया जाएगा, यानी कि आप जो टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की CM ने कहा कि ये इंटरिम बजट नहीं बल्कि बीजेपी सरकार के सेंटर में अंतिम बजट है। ममता बनर्जी के मुताबिक सेंटर में बीजेपी सरकार ने स्टेट को वेरियस वेलफेयर स्कीम्स
जैसे मनरेगा और पीएम आवास योजना के नाम पर करोड़ों रुपए का पेमेंट नहीं किया है। कांग्रेस एमपी एंड फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने कहा कि Fastest growing economy is not a badge of honor. China's GDP is 5.5 times more than our GDP. If they grow at say 3%, in order to match their annual growth, we have to grow at 15%. So don't talk about GDP growth. Talk about the per capita income growth. If the GDP is growing at such a high rate, why is the per capita income growing at half that rate? One of those two numbers is suspect, isn't it? If the GDP is growing at 7%, why is per capita income growing only at 2 or 3%? Please ask the Honorable Finance Minister that question. If the total GDP is growing at 7%, why is per capita income not growing at the same rate? सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बजट को इंग्लिश में क्यों प्रेजेंट किया जाता है, जबकि इंडिया के ज्यादातर लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं। From subsumed taxes in the pre-GST 4-year period of 2012-13 to 2015-16 was a mere 0.72. The biggest beneficiaries are consumers, as reduction in logistic cost and taxes have brought down prices of most goods and services. इस प्रॉब्लम की वजह से इंडिया के ज्यादातर लोग न बजट को सुनते हैं और ना ही उसे पढ़ते हैं। यहाँ मूवीज जरूर देश के लगभग सब लैंग्वेजेस में डब किए जाते हैं। क्रिकेट के कमेंटेटर्स भी हिंदी, इंग्लिश, यहाँ तक कि अब तो भोजपुरी में भी कमेंट्री करने लगे हैं। भोजपुरिया समाज धोनी महान है, क्रिकेट का आसमान है। हार्दिक के हिम्मत के दाद दा बाबू बाकी, हार्दिक के हिम्मत के दाद दा बाबू, काहे कि इनके हौसलों में भी जान है। बट जो बजट देश के हर नागरिक को जानना चाहिए उसे सिर्फ इंग्लिश में ही सुनाया जाता है। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इंग्लिश को बिल्कुल बंद कर दो और बजट को सिर्फ हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में ही सुनाओ, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, क्योंकि जब भी सरकार बजट को प्रेजेंट करती है तब वो उसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट करना चाहती है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस और एक्सपर्ट्स भी हमारे बजट को समझ सके। इस तरह देश के इकोनॉमिक पॉलिसीज को वर्ल्ड में भी क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाता है। इसका बेसिक सॉल्यूशन ये है कि सरकार को इस पर डिस्कशंस करने चाहिए ताकि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस में भी लोगों को बजट सुनाया जाए, ताकि लोग बजट में इंटरेस्ट दिखाएं और इसे समझ पाए। इससे सरकार और देशवासियों के बीच एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी और वो समझ पाएंगे कि उनका टैक्स का पैसा कहाँ यूज हो रहा है। बजट को लेकर आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं कि आपको इस बजट में क्या अच्छी और क्या बुरी बातें लगी। बजट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड।